दिस इज यूसुफ गौर। वेलकम टू लेट्स बूस्ट नॉलेज। फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि हमने अपने इस चैनल पर बिजनेस इकोनॉमिक्स की लेक्चर सीरीज चलाई हुई है। तो उसी सीक्वेंस में आज का हमारा टॉपिक रहेगा डिमांड एनालिसिस, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है। देखिए, जो टॉपिक है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हाईलाइटेड टॉपिक रहता है ये बिजनेस इकोनॉमिक्स में, और मैक्सिमम चांसेस रहते हैं कि एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। तो उसी चीज़ को कंसिडर करते हुए ये टॉपिक आज हम लेकर आए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, मेन टॉपिक हमारा रहेगा लॉ ऑफ डिमांड। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड स्टार्ट करने से पहले हम डिमांड को थोड़ा सा जान लेते हैं कि एग्जैक्टली डिमांड होती क्या है। तो देखिए, जो हमारा टॉपिक है वो डिमांड एनालिसिस है, और इसमें पहले हम डिमांड का मीनिंग समझेंगे और उसके बाद हम लॉ ऑफ डिमांड की डीपली बात करेंगे। ठीक है। तो देखिए, अगर हम डिमांड की बात करें तो अगर हम डिमांड वर्ड लेते हैं तो हमारे माइंड में सबसे पहले वर्ड आता है डिमांड मीन्स डिज़ायर। मतलब जो कंज्यूमर है उनकी जो डिज़ायर है उसी को डिमांड कहते हैं। ठीक है। तो एक बार पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा है स्लाइड में। देखिए, डिमांड सिंपली मीन्स अ कंज्यूमर्स डिज़ायर टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब डिमांड जो है सिंपली अगर देखा जाए तो कंज्यूमर की डिज़ायर है गुड्स एंड सर्विसेज को लेकर। मतलब कस्टमर को किस गुड एंड सर्विस की डिज़ायर है, किस गुड एंड सर्विस की इच्छा है। लेकिन अगर हम इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो देखिए, डिमांड थोड़ी सी वाइडली हम समझ सकते हैं। देखिए, अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो डिमांड इज़ अ क्वांटिटी ऑफ ए गुड और सर्विस दैट कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू परचेज एट वेरियस प्राइसेज ड्यूरिंग ए गिवन टाइम पीरियड। मीन्स इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग डिमांड एक क्वांटिटी है। क्वांटिटी मतलब मात्रा है, लेकिन किस चीज़ की मात्रा? किसी प्रोडक्ट की, मतलब गुड या सर्विसेज की। किसी गुड या सर्विसेज की एक मात्रा है। कौन सी मात्रा? जिसको एक कंज्यूमर विलिंगली, मतलब अपनी खुद की इच्छा से, और एंड एबल टू परचेज मतलब उसको अपनी इच्छा से खरीदना चाहता है और उसको परचेज करने के लिए एबल है। विलिंगली मतलब अपनी इच्छा से, और एबिलिटी मतलब कि उसका वो प्राइस पे कर सकता है। ठीक है। एट वेरियस प्राइसेस ड्यूरिंग ए गिवन टाइम पीरियड मतलब एक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग जब एक कंज्यूमर किसी कमोडिटी को विलिंगली परचेज करना चाहता है और उसको परचेज करने के लिए वो एबल है, तो उस क्वांटिटी को हम डिमांड बोलते हैं। तो ये है डिमांड का मीनिंग अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स। देखिए, इस पिक्चर के अकॉर्डिंग भी हम समझ सकते हैं कि डिमांड एग्जैक्टली क्या होती है। अगर हम डिमांड की बात करते हैं, देखिए ये मैडम यहाँ किसी मॉल में खड़ी हुई हैं और इस मॉल में बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। ये सब प्रोडक्ट्स हैं और इन प्रोडक्ट्स में से ये जो मैडम है ये किस चीज़ को परचेज करना चाहती है। जिस चीज़ को ये अपनी इच्छा से परचेज करेगी और उसके प्राइस को पे करेगी, तो उसी कमोडिटी की हम बोलेंगे कि इन मैडम ने उसी कमोडिटी की डिमांड की है। तो डिमांड मतलब कोई भी ऐसी प्रोडक्ट जिसको एक कस्टमर विलिंगली परचेज करना चाहता है और परचेज करने के लिए एबल है वेरियस प्राइसेस पर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर, तो उसको हम डिमांड बोलते हैं। तो ये था डिमांड का मीनिंग। अब हम बढ़ते हैं आगे और हमारा जो मेन टॉपिक है लॉ ऑफ डिमांड उसको डिस्कस करते हैं। तो लॉ ऑफ डिमांड से पहले डिमांड को समझना जरूरी था। आई होप आपको डिमांड का मीनिंग क्लियर होगा। अब लॉ ऑफ डिमांड की तरफ मूव करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि लॉ ऑफ डिमांड का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है। देखिए, डिमांड का मीनिंग हमने अभी भी जाना, अब हमें समझना है कि लॉ ऑफ डिमांड क्या है। तो देखिए, लॉ ऑफ डिमांड का मतलब है कि जो डिमांड है, डिमांड का क्या रूल है या डिमांड का क्या नियम है, उसी को हम लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। देखिए, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, पहले सिंपली इसको समझ लेते हैं कि अगर आपसे कोई पूछे कि लॉ ऑफ डिमांड क्या है तो आप बताएंगे लॉ ऑफ डिमांड एक रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करता है। और रिलेशनशिप किस किस की एक्सप्लेन करता है? एक कमोडिटी की और उसी कमोडिटी के प्राइस की जो रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप को लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन करता है। ठीक है। तो देख ले, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। अब आई थिंक आपको पढ़ के समझ में आ जाएगा। देखिए क्या लिखा है, लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। मतलब लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन करता है एक रिलेशनशिप प्राइस एंड डिमांड के बिटवीन, मतलब प्राइस में और डिमांड में। मतलब एक कमोडिटी है, उस कमोडिटी के प्राइस में और डिमांड में क्या रिलेशनशिप है, उस चीज़ को लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन करता है। अब थोड़ा सा इसको आगे और समझते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड इस रिलेशनशिप को कैसे एक्सप्लेन करता है। तो देखिए क्या लिखा है, इट इज़ एन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दैट इफ प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। देखिए, कमोडिटी का मतलब होता है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को कमोडिटी बोला गया है। प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीज द डिमांड ऑफ दैट कमोडिटी डिक्रीज। मतलब क्या बोला कि हम प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस देखते हैं कि किसी कमोडिटी का, मतलब किसी प्रोडक्ट का अगर प्राइस हाई होता है तो प्राइस हाई होने पर उस कमोडिटी की डिमांड जो है वो डिक्रीज हो जाती है। मतलब उसको कस्टमर कम खरीदना शुरू कर देते हैं। प्राइस बढ़ने पर कमोडिटी की जो डिमांड है वो कम हो जाती है। इससे आगे देखें अगर, एंड वाइस वर्सा। देखिए, वाइस वर्सा का मीनिंग आपको पता ही होगा कि इसके अपोजिट कि अगर किसी कमोडिटी के प्राइस डिक्रीज होते हैं तो उस कमोडिटी को कस्टमर ज़्यादा खरीदने की कोशिश करते हैं। तो अगर प्राइस हाई हो रहे हैं तो डिमांड डिक्रीज हो रही है, और प्राइस अगर डिक्रीज हो रहा है तो डिमांड इंक्रीज हो रही है।
तो ये नॉर्मली हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं कि प्राइस के बढ़ने पर कमोडिटी कम खरीदी जाती है और प्राइस के डिक्रीज होने पर कमोडिटी ज़्यादा खरीदी जाती है। तो यही चीज़ लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन करता है इकोनॉमिक्स में। देखिए तो क्या बताया आगे, सो द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड इज इनवर्स और नेगेटिव। मतलब लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन करता है कि प्राइस में और डिमांड में एक इनवर्स रिलेशनशिप है। इनवर्स मतलब नेगेटिव रिलेशनशिप है, क्योंकि हमारे पास टू वेरिएबल्स है, कमोडिटी है एक, उसी कमोडिटी का प्राइस है, उसी कमोडिटी की डिमांड है। तो इन प्राइस और डिमांड में ये दो वेरिएबल हुए, एक वेरिएबल प्राइस है, दूसरा वेरिएबल डिमांड है। अगर प्राइस इंक्रीज हो गया तो डिमांड डिक्रीज होगी, अगर प्राइस डिक्रीज होगा तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। तो ये एक इन्वर्स रिलेशनशिप या नेगेटिव रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि दोनों वेरिएबल अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। एक इंक्रीज हुआ, दूसरा डिक्रीज हुआ, पहले वाला डिक्रीज हुआ तो दूसरा वाला इंक्रीज हो गया। यहाँ पर एक पॉइंट ये भी समझना जरूरी है कि यहाँ पर टू वेरिएबल्स है, प्राइस एंड डिमांड, लेकिन याद रखेंगे डिमांड जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और प्राइस इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। डिमांड प्राइस के ऊपर डिपेंड करती है, जबकि प्राइस किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। प्राइस के चेंज होने पर ही डिमांड में चेंज आएगा, प्राइस बिना चेंज के डिमांड चेंज नहीं होगी। तो इस चीज़ को माइंड में रखेंगे। तो हमने क्या समझा कि लॉ ऑफ डिमांड एक रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करता है और रिलेशनशिप प्राइस और डिमांड की एक्सप्लेन करता है। मतलब एक कमोडिटी, सपोज करो कोई एक पेन है, ठीक है, उस पेन के प्राइस के बढ़ने पर डिमांड में क्या चेंज आएगा और उस पेन के प्राइस में घटने पर डिमांड में क्या चेंज आएगा, उस रिलेशनशिप को लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन करता है। तो सिंपली अगर आप लॉ ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन करना चाहें तो आप ये बता सकते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड एक रिलेशनशिप को बताता है। रिलेशनशिप किसी एक कमोडिटी के प्राइस एंड डिमांड की बताता है कि प्राइस के चेंज होने पर डिमांड में कैसे चेंज आएगा, प्राइस के रेस्पॉन्स में डिमांड कैसे चेंज होगी, उस चीज़ को लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन करता है। और क्लियरली ये भी बता दिया प्राइस और डिमांड में रिलेशनशिप कैसा है, नेगेटिव या इनवर्स, क्योंकि दोनों वेरिएबल इनडायरेक्टली चलते हैं। तो देखिए इसी से रिलेटेड एक डेफिनेशन इसको देख लेते हैं। डेफिनेशन में क्या है, द अमाउंट डिमांडेड इंक्रीज विद ए फॉल इन प्राइस एंड डिमिनिशेज विद ए राइज इन प्राइस। मतलब एक अमाउंट मतलब क्वांटिटी किसकी, डिमांड की, इंक्रीज होगी प्राइस के फॉल होने पर। फॉल मतलब डिक्रीज, मतलब गिरने पर, घटने पर, ठीक है। एंड डिमांड डिमिनिश होगी, डिमिनिश मतलब डिक्रीज होगी, विद अ राइज इन प्राइस। मतलब अगर कमोडिटी का प्राइस राइज मतलब इंक्रीज होगा तो डिमांड घट जाएगी, कमोडिटी का प्राइस फॉल मतलब डिक्रीज होगा तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। तो देखिए यह है प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने ये डेफिनेशन दी है, उन्हीं के वर्ड हमने यहाँ पर डिस्कस किए। देखिए प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने बताया। अब इसको, इस डेफिनेशन को या लॉ ऑफ डिमांड को हम इस डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं। देखिए आपके सामने ये विजिबल है। देखिए क्या बताया, वही इसमें टू वेरिएबल्स लिए गए हैं। एक वेरिएबल प्राइस को शो कर रहा है और एक यहाँ पर टू एरोज हैं, एक एरो प्राइस को शो कर रहा है, दूसरा एरो डिमांड को शो कर रहा है। देखिए आपने देखा प्राइस इंक्रीज हुआ तो दूसरा वेरिएबल जो डिमांड है वो डिक्रीज हो जाती है। इसके अगेंस्ट अगर प्राइस डिक्रीज हुआ तो जो दूसरा वेरिएबल डिमांड है वो इंक्रीज हो जाता है। तो मतलब दो वेरिएबल प्राइस और डिमांड दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो लॉ ऑफ डिमांड नेगेटिव रिलेशनशिप को शो करता है प्राइस की और डिमांड की। देखिए क्योंकि ये एक लॉ है तो लॉ कुछ चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, उसके कुछ पॉइंट्स होते हैं या कुछ कंडीशंस होती है। अब आगे हमें वही कंडीशन पढ़नी है कि ये लॉ कब एप्लीकेबल हो सकता है या इस लॉ के लिए कौन कौन सी कंडीशन प्रेजेंट होनी चाहिए। तो उसी से रिलेटेड टॉपिक हम नेक्स्ट अब आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए लॉ ऑफ डिमांड की कंडीशन को डिस्कस करने से पहले एक हम इसका लॉ ऑफ डिमांड का डिमांड मतलब लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग डिमांड कर्व कैसे बनता है। मतलब अगर हम लॉ ऑफ डिमांड को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहे तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा। देखिए यहाँ पर हमने हकीकत हमें बताया लॉ ऑफ डिमांड टू वेरिएबल्स की बात करता है, तो हमने टू वेरिएबल्स यहाँ पर लिए हैं। एक कमोडिटी की डिमांड है, ये मतलब डिमांड स्केड्यूल है, टू वेरिएबल्स है, कमोडिटी का प्राइस px मतलब x कमोडिटी का प्राइस, dx मतलब x कमोडिटी की डिमांड। मतलब हमने कमोडिटी को x मान लिया है और उसी कमोडिटी की हम प्राइस एंड डिमांड की बात कर रहे हैं। देखिए अगर प्राइस 5 था तो डिमांड 100 यूनिट्स की थी, प्राइस 4 हुआ मतलब डिक्रीज हुआ तो डिमांड इंक्रीज होकर 200 यूनिट्स की हो गई है। प्राइस और डिक्रीज हुआ 3 रुपीज़ हो गया तो प्राइस डिक्रीज होने पर डिमांड और इंक्रीज हो गई 300 यूनिट्स की हो गई है। तो यही शो कर रहा है कि जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे कमोडिटी की डिमांड यहाँ डिक्रीज हो रही है। तो इसी चीज़ को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड याद रखेंगे कि जो डिमांड कर्व है वो हमेशा 2 एक्सिस पर बनेगा। जब हम डिमांड लॉ ऑफ डिमांड को ग्राफिकली शो करेंगे तो हमेशा 2 एक्सिस पर बनेगा। और 2 एक्सिस कौन सा है, इस तरह से आपको डायग्राम बनाना है। ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस को शो करता है और ये एक्स एक्सिस को शो करता है। देखिए याद रखेंगे वाई एक्सिस पर हमेशा हमें प्राइस को ही शो करना है और एक्स एक्सिस पर हमें क्वांटिटी डिमांड की हो या सप्लाई की उसको शो करना है। तो क्वांटिटी हमारी जाएगी एक्स एक्सिस पर और प्राइस हमारा जाएगा वाई एक्सिस पर। तो ये जो स्केड्यूल की कंडीशन थी यही हम इस डायग्राम इस ग्राफ के ऊपर अप्लाई कर देंगे। देखिए हमने जीरो ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे, हमारा जीरो ओरिजिन है, ठीक है। प्राइस 1 यहाँ से हमने लिया, प्राइस 1, प्राइस 2 वो यहाँ अप्लाई कर दिया। ऐसे ही वैल्यूज़ यहाँ अप्लाई कर देंगे जो हमारी डिमांड स्केड्यूल में वैल्यूज़ थी।
और ऐसे ही जो कमोडिटी की डिमांड थी उसको हम एक्स एक्सिस पर शो कर देंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस पर हम क्वांटिटी दिखा रहे हैं और वाई एक्सिस पर हम प्राइस दिखा रहे हैं। तो हमने प्राइस वाई एक्सिस पर शो कर दिया, ये आपको दिख रहा होगा, और डिमांड हमने एक्स एक्सिस पर शो कर दी, क्योंकि हमें डिमांड एक्स एक्सिस पर ही शो करनी थी। अब देखिए, आपने देखा जब प्राइस 1 था तो उस टाइम पर डिमांड कितनी थी, 1 प्राइस पर 500 की डिमांड थी। तो हमने देखा प्राइस 1 था तो डिमांड कितनी थी, 500 की। तो हमें यहाँ पर ऐसे लाइन खींचकर इसको मिला देना है जिससे हमारा कर्व प्रॉपर बन सके। जब प्राइस 2 रुपीज़ हुआ तो डिमांड इंक्रीज हो, तो डिमांड डिक्रीज हो गई, कितनी होगी, 400 यूनिट्स की रह गई। जब प्राइस 3 रुपीज़ था तो उस टाइम पर डिमांड थी कितनी, 300 यूनिट्स की। ठीक है, आप इसको चाहे ऊपर से स्टार्ट कर दे चाहे नीचे से स्टार्ट कर दे, जो कंडीशन है, जो रिलेशनशिप है वो सेम आएगा। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पर अगर हम नीचे से ही देखते हैं तो जब प्राइस मिनिमम था उस टाइम पर डिमांड मैक्सिमम थी, ये देख रहे हैं आप। और जब प्राइस थोड़ा सा इंक्रीज़ हो गया पहले के कंपैरिजन में तो डिमांड थोड़ी सी डिक्रीज़ होकर पहले से कम हो गई है। तो प्राइस इंक्रीज़ होता जा रहा है, डिमांड ऐसे डिक्रीज़ होती आ रही है। ठीक है, तो ये शो कर रहा है कि दोनों वेरिएबल अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। जब प्राइस मैक्सिमम है 5 रुपीज़ है तो डिमांड मिनिमम है, डिमांड देखिए ओनली 100 यूनिट्स की रह जाती है। तो ये जो बॉक्स है ये इस चीज़ को शो कर रहा है कि प्राइस इंक्रीज़ होता जा रहा है, डिमांड डिक्रीज़ होती जा रही है। और प्राइस जब डिक्रीज़ हो रहा है तो डिमांड इंक्रीज़ होती जा रही है। तो ये था डिमांड कर्व। यहाँ पर हम देख सकते हैं, देखिए दूसरा जो हमारा डायग्राम है इसमें भी हम इस चीज़ को समझेंगे कि 2 एक्सिस पर हमने डायग्राम बनाया। और देखिए डिमांड प्राइस स्टार्टिंग में 10 रुपीज़ है तो उस टाइम पर डिमांड 10 यूनिट्स की है। ठीक है, प्राइस इंक्रीज़ हुआ 20 यूनिट्स, 20 रुपीज़ हो गया, लेकिन डिमांड डिक्रीज़ होकर 10 से 8 यूनिट की रह गई। तो प्राइस इंक्रीज़ हुआ, डिमांड डिक्रीज़ हो गई। तो यही ये डायग्राम शो करता है। तो आपको डिमांड में इसी तरह से कर्व हमेशा बनाना है। 2 एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी शो करेंगे और वाई एक्सिस पर प्राइस शो करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड के लिए कौन कौन सी कंडीशन प्रेजेंट होनी चाहिए, जिसको हम एक टॉपिक के नाम से जानते हैं। और टॉपिक का नाम है एजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। एजम्पशंस का मतलब होता है कि हमारे कौन कौन सी मेन कंडीशंस है जिनके ऊपर लॉ ऑफ डिमांड डिपेंड करेगा, या उन कंडीशन के चेंज होने पर या उन कंडीशन के प्रेजेंट ना होने पर ये लॉ अप्लाई नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो कुछ कंडीशन यहाँ हमें पढ़नी है, मतलब कुछ एजम्पशंस है जिनको हम डिस्कस करेंगे। एजम्पशन का मतलब वही है कि ये कंडीशन लॉ ऑफ डिमांड के लिए प्रेजेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, नो चेंज इन द इनकम। मीन्स कंज्यूमर की इनकम की बात की जा रही है कि जो कस्टमर उस कमोडिटी को खरीदा है उसकी इनकम में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। अब से पहले जो कंज्यूमर की इनकम थी अभी भी वही होनी चाहिए, तभी प्राइस के इंक्रीज और डिक्रीज होने पर डिमांड में नेगेटिवली चेंज आएगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमारा, नो चेंज इन साइज एंड कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन। मतलब जो नंबर ऑफ कंज्यूमर थे हमारे उस कमोडिटी को यूज़ करने वाले वो सेम होने चाहिए, उनकी नंबर में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। अगर नंबर कम या ज़्यादा होंगे हमारी पॉपुलेशन के तो लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, नो चेंज इन प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स। मतलब जिस कमोडिटी की हम प्राइस एंड डिमांड की बात करें उससे जो रिलेटेड गुड्स है, मतलब उसकी जो सब्सटीट्यूट गुड्स हैं उनके प्राइस कांस्टेंट रहने चाहिए। सपोज करो ए और बी दो कमोडिटी है, ये ए कमोडिटी है, ये बी कमोडिटी है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के सब्सटीट्यूट है। सब्सटीट्यूट का मतलब क्या होता है कि हम ए को बी की जगह यूज़ कर सकते हैं, बी को ए की जगह यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम दूसरे तरीके से समझें, कोई सब्सटीट्यूट गुड्स ले लेते हैं। सपोज करो ड्यू एंड स्प्राइट। स्प्राइट एंड ड्यू एक दूसरे के सब्सटीट्यूट है, क्योंकि स्प्राइट को हम ड्यू की जगह यूज़ कर सकते हैं और ड्यू को स्प्राइट की जगह यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो थर्ड पॉइंट है, नो चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ये क्या शो कर रहा है कि अगर स्प्राइट का प्राइस 90 रुपीज़ था और ड्यू का प्राइस भी 90 रुपीज़ था, ठीक है, और हमने डिमांड देखनी है स्प्राइट की कि हम स्प्राइट के प्राइस को चेंज करते हैं तो स्प्राइट की डिमांड में क्या चेंज आएगा, इस चीज़ को हम देखना चाह रहे हैं। तो अगर हम स्प्राइट के प्राइस एंड डिमांड को देख रहे हैं तो जो ड्यू है, ड्यू के प्राइस और कांस्टेंट रहे, इनके प्राइस कम ना हो। जैसे सपोज करो हमने स्प्राइट का प्राइस तो कर दिया 90 से 85, ठीक है, तो 85 प्राइस होने पर स्प्राइट की डिमांड में नेगेटिवली चेंज आएगा। लेकिन ये रूल होना चाहिए कि ड्यू के प्राइस अभी भी 90 ही रहें। अगर ड्यू के प्राइस चेंज होते हैं तो फिर लॉ ऑफ डिमांड की कंडीशन अप्लाई नहीं हो पाएगी। तो थर्ड पॉइंट में यही कहा है, नो चेंज इन प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स, मतलब जो रिलेटेड गुड्स है उस कमोडिटी की उसके प्राइस कॉन्स्टेंट रहने चाहिए। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ, नो चेंज इन कंज्यूमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंस एक्सेट्राज। मतलब जो कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस है वो कांस्टेंट रहे, वो पहले के जैसा ही रहे। मतलब ऐसा ना हो कि जिस कमोडिटी के प्राइस चेंज किया और उसकी डिमांड को देखना चाह रहे हैं उस कमोडिटी को कस्टमर ने यूज़ करना या पसंद करना ही बंद कर दिया है। मतलब कस्टमर उसको पसंद ही नहीं करते। अब अगर कस्टमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हुआ है, मतलब पहले उसको पसंद करते थे लेकिन अब पसंद नहीं करते हैं, अब आप उसके प्राइस कितने भी कम या ज़्यादा कर ले लेकिन उसकी डिमांड ना तो इंक्रीज़ होगी ना डिक्रीज़ होगी, तो लॉ ऑफ डिमांड की कंडीशन वहाँ अप्लाई नहीं हो पाएगी अगर कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस में कोई चेंज आता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, नेक्स्ट है नो एक्सपेक्टेशंस ऑफ ए प्राइस चेंज इन फ्यूचर। मतलब जिस कमोडिटी के हम प्राइस चेंज करके डिमांड को देख रहे हैं उसके लिए ऐसी एक्सपेक्टेशन ना हो, ऐसी कोई उम्मीद ना हो कस्टमर को कि फ्यूचर में भी इसके प्राइस चेंज होंगे। प्राइस जो आपने कर दिया वो फाइनल है और इसके बाद प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर ये कंडीशन प्रेजेंट है तो ही लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई हो सकता है। नेक्स्ट अगर आगे बढ़े हम,
6 पॉइंट पर नो चेंज इन क्लाइमेटिक कंडीशन, मतलब जो क्लाइमेटिक मतलब जो वेदर कंडीशन है वो कांस्टेंट रहे, ऐसा ना हो कि वेदर कंडीशन की वजह से डिमांड को हमने चेंज करना पड़ रहा है। तो ये कुछ कंडीशंस है, इन कंडीशंस के बेसिस पर ही लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होता है। अगर ये कंडीशन कांस्टेंट रहेगी तो ही लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई हो पाएगा, अदरवाइज लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होगा। तो आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। हमने आज डिस्कस किया डिमांड का मीनिंग क्या है, सबसे पहले यही समझा, फिर हमने समझा लॉ ऑफ डिमांड क्या है, और उसके बाद हमने समझा डिमांड कर्व के लॉ ऑफ डिमांड की कंडीशन हम ग्राफिकली कैसे शो कर सकते हैं, और लास्ट में हमने समझा कि लॉ ऑफ डिमांड के लिए कौन कौन सी बेसिक एजम्पशन या मेन कंडीशंस होनी चाहिए। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इस टॉपिक को आप पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इससे रिलेटेड अगर और भी टॉपिक कोई क्वेरी आपकी है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी वीडियोज आगे हम डालते रहेंगे अपने इसी चैनल पर। तो अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच सके। और इस टॉपिक को, इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं जो बिजनेस इकोनॉमिक्स का एग्जाम देने जा रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं आज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, गुड बाय।